नमस्कार। एनबी न्यूज देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर आ रहे हैं। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में 143 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण वो इस दौरान करेंगे। जनसभा करके सरकार की उपलब्धियां भी सीएम योगी आदित्यनाथ गिनाएंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री आज दोपहर बाद 3:30 बजे से रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 143 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इनमें से 68 करोड़ की सड़कें, पुलिया और जल निकासी संबंधी परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। वहीं बीटी रावत में सब सेंटर समेत 75 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे की सूचना के बाद विभागीय अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री शनिवार यानी आज कुशीनगर और गोरखपुर के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। फिर गोरखनाथ मंदिर में ही रात्रि विश्राम होगा। रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगाएंगे, फरियादियों की फरियाद सुनेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री विकास कार्यों की समीक्षा भी कर सकते हैं। वहीं सोमवार सुबह कुशीनगर वो जाएंगे और वहीं से वापस लखनऊ होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का कुशीनगर गोरखपुर दौरा आज है, 3 दिवसीय ये दौरा, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 16 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर के लुम्बिनी में भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है वहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभावित दौरा है। और संभावित दौरे से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो समीक्षा बैठक है, वो करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ यूं कहे लगभग 10 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर पहुंचेंगे और कुशीनगर पहुंचने के बाद सुरक्षा व्यवस्था से लेकर और प्रधानमंत्री के जहाँ जहाँ कार्यक्रम है उन सब जगहों का जायजा लेने के बाद वो गोरखपुर जाएंगे। और गोरखपुर में जो महान दिग्विजयनाथ की पार्क है वहां पर एक जनसभा है और जनसभा में संबोधित करने के बाद लगभग 145 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास करने का काम करेंगे। और वापस इस कार्यक्रम के बाद वो गोरखनाथ मंदिर चले जाएंगे। सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को देखते हुए तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है उन सबको करने का काम किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब कुशीनगर पहुंचेंगे और कुशीनगर में तैयारियों को जायजा लेने के बाद पुनः गोरखपुर जाएंगे और वहां पर जो कार्यक्रम है उनको करने का काम करेंगे। और रविवार की रात्रि तक वहीं विश्राम करेंगे। 2 दिन के दौरे के बाद वो सोमवार को कुशीनगर जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सबसे पहले उनको कुशीनगर एयरपोर्ट पे रिसीव करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। और स्वागत के बाद संभावित दौरा जो है उस दौरे को देखते हुए वे भगवान बुद्ध की प्रतिमा का दर्शन करेंगे और प्रधानमंत्री के 1 दिवसीय लौटने के बाद वो पुनः लखनऊ वापसी करेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम जितेंद्र प्रस्तावित है सीएम योगी आदित्यनाथ के, क्योंकि आज भी वो आ रहे हैं यहाँ पर 10 बजे उनके पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित? देखिए, महान दिग्विजयनाथ की जो पार्क है वहां पर जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। लगभग 145 उसके बाद 145 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने का काम करेंगे। और उसके बाद पुनः वो वापस गोरखनाथ मंदिर वापस चले जाएंगे, वहां पर रात्रि विश्राम करेंगे और रविवार तक वहीं रहेंगे। और सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे देखते हुए वह कुशीनगर भी जाएंगे। और लेकिन उससे पहले 2 दिन में तमाम समीक्षा बैठक, कानून व्यवस्था की बैठक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो परियोजनाएं चल रही है, गोरखपुर में जो परियोजनाएं जो चल रही है, जो काम चल रहा है, उस पर कहीं न कहीं अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है। तो 2 दिन रविवार यानी शनिवार और रविवार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहेंगे और गोरखपुर में कुशीनगर में दौरे पूरा करने के बाद वो सोमवार पुनः जो बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिसीव करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और स्वागत के बाद वो पुनः लखनऊ वापसी करेंगे।
ठीक है, तमाम कार्यक्रम उनके प्रस्तावित है। यहाँ पर विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण वो करेंगे। जनता को यहाँ पर बड़ी सौगात मिल सकती है। इन विकास परियोजनाओं में क्या कुछ शामिल है? देखिए, विकास परियोजनाएं लगभग 145 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं। तो जाहिर सी बात है, इन परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के नाते तमाम जिम्मेदारियां हैं उन पर। और जाहिर सी बात है, विकास कार्य से जुड़े उनको जो गोरखपुर की जनता है उनको कहीं ना कहीं सौगात देने का काम करेंगे। लगभग 145 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं, उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने का काम करेंगे। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लगातार उत्तर प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास कार्य से जोड़ते आए हैं और विकास कार्यों को कर रहे हैं। हम्म, ठीक है। फिलहाल जिस तरीके से विकास कार्य वो करेंगे और तमाम चीजें यहाँ पर होंगी, मुख्यमंत्री 10 बजे तक के करीब पहुंचने वाले हैं। कब तक वो पहुंचेंगे और उनके देखिए पहुंचने को लेकर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था? देखिए 10 बजे के आसपास मुख्यमंत्री कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और कुशीनगर एयरपोर्ट के पहुंचने के बाद हेलीपैड में उतरने के बाद वो जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, तो जाहिर सी बात है कि पहले ही कार्यक्रम प्रस्तावित होते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुरक्षा व्यवस्था को तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। स्थानीय पुलिस वहां पर मौजूद रहेगी और मुख्यमंत्री जब तक गोरखपुर में रहेंगे तब तक सुरक्षा व्यवस्था के कार्य इंतजाम रहेंगे। ठीक है। क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस बल भी तैनात किया जाता है, लगातार सुरक्षा बढ़ाई गई है, अभी कितने पुलिस बल को तैनात किया गया, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि गोरखनाथ मंदिर में तमाम तरह की व्यवस्था है पहले से, क्योंकि वो आतंकी यूका से मुर्तजा से जो हमला हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं गोरखपुर को मंदिर को पूरी तरह से सुरक्षा में रखा गया है। और साथ ही साथ जहां पर प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, कुशीनगर में भी बड़ी संख्या में पीएससी कंपनियां की होगी, जवान होंगे और साथ ही साथ स्थानीय पुलिस होंगी और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले 24 घंटे पहले जो एसपीजी है उस जहां पर कार्यक्रम होता है प्रधानमंत्री का, वहां अपनी सुरक्षा घेरे में ले लेती है। तो जाहिर सी बात, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि मुखिया भी उत्तर प्रदेश के और देश के प्रधानमंत्री दोनों ही सोमवार को आएंगे प्रधानमंत्री और 2 दिन मुख्यमंत्री रहेंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था को बिल्कुल अलर्ट पर रखा गया है और पहले ही सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त किया गया है। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबर की ओर कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी शासित एमसीडी को चुनौती दी है कि अगर सुबह 11 बजे तक बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर पर और उनके दफ्तर को नहीं तोड़ा गया तो आम आदमी पार्टी सुबह खुद बुलडोजर चलाकर इस पर कार्रवाई करेगी। आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि आदेश गुप्ता के घर और दफ्तर का निर्माण अवैध है, बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के मेयर और कमिश्नर को शिकायत लिख आदेश गुप्ता के घर और दफ्तर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। दुर्गेश पाठक का कहना है कि पूरी दिल्ली को तबाह करने वाली बीजेपी शासित एमसीडी के किसी नेता या किसी अधिकारी के खिलाफ अब तक बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली में तबाही मचा रखी है। उनके कार्यकर्ता और पार्टी संगठन के लोग पूरी दिल्ली में घूम घूम कर लोगों को धमका रहे हैं कि इतने पैसे दो नहीं तो आपका घर तोड़वा देंगे।
गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, अनधिकृत कॉलोनियों में घर तोड़े जा रहे हैं, झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, लेकिन बीजेपी शासित एमसीडी के किसी भी नेता, किसी भी अधिकारी के घर पर अब तक बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि खुद बीजेपी शासित एमसीडी ने पिछले 17 सालों में यह सारा अवैध निर्माण करवाया। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से आदेश गुप्ता के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई है, दुर्गेश पाठक द्वारा यह मांग की गई, किस तरीके से इस समय दिल्ली में हालात? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली, और यहाँ तक कि भाजपा जो है वो 15 साल तक निगम के अंदर शासित रही है, और तो लगातार कहीं ना कहीं बुलडोजर की कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई थी, और अतिक्रमण को लेकर जिस तरीके से लगातार आम जनता को कहीं ना कहीं उजाड़ने का काम किया जा रहा है, तो इसको लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें और दुर्गेश पाठक की बात करें, तो दुर्गेश पाठक ने जिस तरीके से आरोप लगाए कि खुद भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो है आदेश गुप्ता, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। यहाँ तक कि बड़े अधिकारी एमसीडी के जो है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि 15 साल तक भाजपा निगम के अंदर रही है, और निगम ने ही यानी कि भाजपा के लोगों ने ही रिश्वत खाकर लोगों को बचाने का काम किया था, और 15 साल तक उनको कोई छेड़ा नहीं गया। और अब जाकर जब कार्यकाल खत्म हो रहा है निगम का, और भाजपा कहीं ना कहीं भाजपा को लग रहा है कि वो जाने वाली है, यानी कि जनता उनको चुन को नहीं लेके आएगी, और इसी तरीके से जनता को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आदेश गुप्ता के घर की बात करें, तो आदेश गुप्ता के जो घर है उसको लेकर कहीं ना कहीं दुर्गेश पाठक ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि आदेश गुप्ता का घर जो है वो इलीगल तौर पर बना हुआ है, यहाँ तक कि अतिक्रमण किया गया है, और यहाँ तक कि उनका ऑफिस जो है वो भी कहीं ना कहीं अतिक्रमण यानी कि सरकारी जमीन पर बनाया गया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। मगर अभी तक निगम की तरफ से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि आदेश गुप्ता का घर जो है यह इलीगल है, या फिर कहें और अधिकारियों का जो अतिक्रमण किया गया है, या फिर रिश्वत खाकर इस तरीके का काम किया गया है। मगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अगर एमसीडी के लोग जो है वो बुलडोजर इनके घर पर नहीं चलाएंगे, तो बुलडोजर लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो सड़कों पर निकलेगी, और जो बीजेपी के द्वारा कहीं ना कहीं अतिक्रमण किया गया है उसके ऊपर कार्रवाई खुद आम आदमी पार्टी करेगी। जी ठीक है। अभी दिल्ली बीजेपी का क्या कुछ कहना है एमसीडी का इसको लेकर? देखिए, बीजेपी की तरफ से बात करें तो बीजेपी की तरफ से अभी तक इस मामले को लेकर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है, मगर ये जरूर कहा गया है कि बुलडोजर के रास्ते में जो भी आएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो या फिर कोई भी अधिकारी हो, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई की गई, केस दर्ज किया गया, उनको हिरासत में भेजा गया, तो कहीं ना कहीं लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो लगातार सुचारू रूप से जारी है, और लगातार इसको लेकर भाजपा की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बुलडोजर के रास्ते में जो भी आएगा उसके ऊपर सीधे सीधे कार्रवाई होगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आरोप आदेश गुप्ता कह सकते हैं आदेश गुप्ता के ऊपर लगाए कि उनका घर जो है वो अतिक्रमण जगह के ऊपर है, उनका ऑफिस जो है वो इलीगल है, तो इस तरीके की कार्रवाई जो है उनके ऊपर भी बननी चाहिए थी। और ये लगातार कहीं ना कहीं हर जनता को भी पता है और बड़े नेताओं को भी पता है कि निगम के अंदर जितने भी अधिकारी है सबने ही कहीं ना कहीं अपनी अपनी कुर्सियों का गलत इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो रिश्वत खाकर 15 साल तक लोगों को बचाने का काम किया हो, सड़कों को या फिर कहे फुटपाथ जो दिल्ली के अंदर अभी तक बिल्कुल खत्म है, वो कहीं ना कहीं दुकानदारों के द्वारा या फिर कहे निगम के अधिकारियों के रिश्वत खाने के बाद ही इस तरीके के अतिक्रमण किए जाते हैं। मगर
इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, निगम की तरफ से ये स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। ये जिम्मेवारी निगम की भी बनती है, चाहे वो निगम भाजपा के अधिकारी हो या फिर कहे निगम के अधिकारी हो, कि कोई भी दोषी है उसके ऊपर सीधे सीधे कार्रवाई की जाए। मगर अब आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया जा रहा है कि भाजपा के लोगों ने जिस तरीके से रिश्वत खाकर अतिक्रमण करवाया है, अगर उनकी जमीनों पर, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं इसके लिए कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। जी, आम आदमी पार्टी किस तरीके की तैयारियां कर रही है, क्योंकि आज सुबह 11 बजे का समय दिया गया है, क्या 11 बजे बुलडोजर लेकर पहुंचेगी आम आदमी पार्टी? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की तरफ से दुर्गेश पाठक की, तो दुर्गेश पाठक ने ये जरूर स्पष्ट किया कि कल 11 बजे बुलडोजर लेकर वो खुद निकलेंगे और लगातार भाजपा के नेताओं के घर के ऊपर चलाएंगे। मगर जिस तरीके से आरोप कह सकते हैं, शिकायत भी दर्ज की जा रही है निगम के कर्मचारियों के या फिर कहे निगम के कमिश्नर जो है वो उनके ऊपर, कि भाई जो भाजपा के द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है उनके ऊपर कार्रवाई कब की जाएगी। मगर अभी तक ना तो एमसीडी के कमिश्नर की तरफ से कोई जवाब दिया गया है, ना ही भाजपा की तरफ से कोई जवाब दिया है। और देखना होगा कि 11 बजे क्या आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक बुलडोजर लेकर निकलते हैं या सिर्फ आरोप ही लगाए जा रहे हैं। जी, क्या आदेश गुप्ता के घर के बाहर की सिक्योरिटी वगैरह कुछ बढ़ाई गई? देखिए बिल्कुल सही कहा गया। जिस तरीके से दुर्गेश पाठक की बात करें तो दुर्गेश पाठक ने जिस तरीके से कहा कि आदेश गुप्ता के घर के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए वो खुद बुलडोजर लेकर निकलेंगे, तो इसी को जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो दिल्ली की जो भाजपा के आदेश गुप्ता जी हैं उनके घरों पर दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगातार ये भी कोशिश की जा रही है कि यहाँ तक कोई भी ना आ सके। मगर यहाँ पर बात करें निगम के अधिकारियों के द्वारा, तो जिनका नाम लिए आम आदमी पार्टी ले रही है, तो उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। लगातार ये भी कोशिश की जा रही है कि इस तरीके के आरोप जो है वो, उनका जो सबूत है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पहले उनको दे ताकि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मगर अभी तक कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जनता के ऊपर ही कार्रवाई की जा रही है। जी, ठीक है। जनता का इसको लेकर क्या कहना है, जिस तरीके से आदेश गुप्ता के घर को अवैध करार दिया है आम आदमी पार्टी ने? देखिए आम जनता की बात करें तो आम जनता बिल्कुल परेशान है। जब से बुलडोजर की कार्रवाई चलती नजर आ रही है तो आम जनता का कहना भी यही है कि गरीबों के ऊपर ही बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है, कि अगर उन्होंने थोड़ी सी जगह अगर अपने काम धंधे के लिए इस्तेमाल कर भी ली तो सरकार का क्या जा रहा है। मगर यहाँ पर जो बड़े अधिकारियों का नाम लिया जा रहा है और जनता भी यही कह रही थी कि जो बड़े लोग जो है वो उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, और यहाँ तक कि जो रिश्वत खाकर लोगों को अतिक्रमण करने की अनुमति दी गई थी उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी। इस तरीके का सवाल जो है वो जनता की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका जो असर जो है वो आने वाले निगम के चुनाव के ऊपर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो जनता का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं भाजपा से भी जाता नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं उसका जो नुकसान है वो भाजपा का भी होता हुआ नजर आएगा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक अलग चीज है और कार्रवाई करना एक अलग चीज है। यहाँ पर बात करें दोषी कोई भी हो, चाहे वो भाजपा के अधिकारी हो या फिर निगम के अधिकारी हो या फिर कहे आम आदमी पार्टी के अधिकारी हो या फिर कोई भी नेता हो, सबके ऊपर कार्रवाई करने का हक जो है वो निगम के द्वारा है। और निगम कब कार्रवाई करेगा उनके ऊपर ये जरूर देखना होगा। जी, ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। विद्यार्थी, माता पिता और अभिभावकों की तरफ से स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां पिछले सालों की तरह ही करने की पुरजोर मांग के चलते मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा निर्देशों के अंतर्गत शिक्षा विभाग की तरफ से अपने फैसले पर पुनर्विचार किया गया, जिसके बाद अब 15 मई से 31 मई तक राज्य के समूह सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में ऑफलाइन मोड में क्लासें लगेंगी, जबकि गर्मियों की छुट्टियां 1 से 30 जून तक करने का फैसला किया गया। शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीतहेर ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल स्कूलों में ऑफलाइन क्लासों के लगने के कारण हुई पढ़ाई के नुकसान होने के कारण विद्यार्थी और माता पिता की तरफ से बार बार मांग की जा रही थी कि सरकार गर्मियों की छुट्टियां पहले की तरह ही करे और ऑनलाइन क्लासेस से गुरेज करे। 15 मई से 31 मई तक प्राइमरी स्कूलों का समय 7 बजे से 11 बजे तक
और मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 7 बजे से 12:30 बजे तक समय रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से छुट्टियों को लेकर पुनर्विचार किया गया और एक बार फिर से जो छुट्टियां हैं वो पहले की तरह ही की गई है, क्योंकि अभिभावक लगातार इसकी मांग कर रहे थे। ये देखिए, अगर बिल्कुल सही बात है कि छुट्टियों को लेकर फिर से पुनर्विचार किया गया। जैसा आपको पता है कि लगातार गर्मियां बढ़ रही हैं, इसको लेकर पंजाब सरकार की तरफ से कदम उठाए गए थे कि इस बार 15 मई से 31 मई तक स्कूल में छुट्टियां हो जाएंगी और बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस 15 दिन लगेंगी। पर पेरेंट्स ने एक मांग की थी, आपके पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स तक ने ये डिमांड की थी कि जो ये 15 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टियां दी जा रही है उनमें ऑफलाइन क्लासेस लगाई जा रही है, तो वो ऑनलाइन क्लासेस ना लगा के ऑफलाइन क्लासेस आकर पढ़ाई करने में कोई ऐसा गुरेज नहीं है। क्योंकि जो फर्क आया है, जो डिफरेंस आया है, जो बच्चों ने 2 साल लगातार ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई की, तो वो रिजल्ट नहीं आ पाया जो बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं। वो फर्क दिख रहा है कि जो आप ऑफलाइन क्लास में जाके स्कूल के अंदर जाके आप जो पढ़ाई कर सकते हैं, वो ऑनलाइन मीटिंग में सिर्फ वो वाला रिस्पॉन्स बच्चों को नहीं मिल रहा था। बच्चों की, पेरेंट्स की, सबकी गुजारिश थी कि जिस बार गर्मी की छुट्टियां हैं वो वापस नॉर्मल टाइम पे जाकर कहें कि जब 1 जून से 30 जून तक नॉर्मल एक महीने की छुट्टियां होती है उसी को रखा जाए, और मई के दौरान की जो टाइम पीरियड दिया 15 दिन में उसके अंदर ऑफलाइन क्लासेस ही लगाए। इसको लेकर पंजाब सरकार ने पुनर्विचार किया। पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पुनर्विचार करके वापस से अपना एक फैसला किया। पर हाँ, एक छूट है यहाँ पर हम कहें कि एक कदम उनकी तरफ से उठाया गया कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे उनके लिए सुबह 7 से 11 बजे तक, और जो उनसे बड़े बच्चे उनके लिए 7 से 12:30 बजे तक की टाइमिंग रखी गई। या फिर हम कह सकते हैं कि स्कूल लगभग हाफ डे के हिसाब से चलेंगे। तो एक राहत प्रशासन तरफ से बच्चे को दी गई है कि गर्मी को परेशान ना हो। पर पेरेंट्स और टीचर भी कंसिडर किया, उनकी तरफ से डिमांड रखी गई कि नहीं, स्कूल्स को ऑफलाइन मीडियम में कंटिन्यू करें, तो उसको भी पंजाब सरकार ने मान लिया। ठीक है, फिलहाल बच्चों का इस पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि कोरोना काल में काफी ज्यादा पढ़ाई बच्चों की खराब हुई, उसके बाद से वो ज्यादा ये उम्मीद कर रहे थे कि पहले की तरह ही पढ़ाई लगातार चलती रहे, लेकिन सरकार ने क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही थी इस वजह से छुट्टियां दी, लेकिन अब खुद बच्चे सामने आकर ये कह रहे हैं कि हमें छुट्टियां नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव है। बच्चे इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। लिटरली अगर कल जब ये फैसला आया था तो बच्चों ने इसके ऊपर काफी ज्यादा खुशी जताई। उनका कहना था कि जो रिस्पॉन्स जो हमने ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई की थी आपको नहीं समझ आ रही थी, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता, उतनी अच्छी टीचर वन टू वन इंटरेक्शन नहीं हो रही। देखिए जब बच्चा क्लास में जाता है तो कई पहलुओं से पढ़ता है। एक अपने पीयर्स के साथ बैठ के पढ़ता है कि वो जो समान रिस्पॉन्स आ रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि उसने सही जवाब दिया, वो रिस्पॉन्स एक अलग होता है। उसके अंडरस्टैंडिंग वन टू वन ज्यादा इजी होती है कि हम अभी कुछ ना भी कुछ कह ले, ऑनलाइन मीडियम से अभी एडवांस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो उसको बच्चों ने बहुत ज्यादा एटलीस्ट स्वागत किया है। और खुद देखिए कि डिमांड सिर्फ पेरेंट्स की तरफ से नहीं कि जो 15 दिन की है उसको छुट्टियां ना करके हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी ना लगा के ऑफलाइन क्लासेस की जाए। तो इसमें बच्चों का भी हिस्सा था, बच्चों ने भी डिमांड की थी। तो इस चीज को पंजाब सरकार ने बहुत ज्यादा कंसिडर किया और फाइनली ये एक राहत, या फिर हम कहें राहत दी थी उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके बच्चों के लिए नए ऑर्डर। ठीक है, इन नए ऑर्डर्स में जिस तरीके से बात कही गई है कि अब 15 से 31 मई तक बच्चे जो हैं वो ऑफलाइन माध्यम से पढ़ेंगे, हालांकि राहत उन्हें दी गई है, लेकिन इस बीच स्कूलों में क्योंकि भीषण गर्मी है, स्कूलों में किस तरीके की तैयारियां की गई है बच्चों के लिए कि गर्मी से उन्हें बचाया जा सके? स्कूल्स में बच्चों को ध्यान रखने के लिए सब कुछ अवेलेबल है और इस बात को सुरक्षित किया जाए कि बच्चों के लिए कोई आउटडोर एक्टिविटीज ना हो इस दौरान। ये चीज, ये कुछ एक मेजर सेट है क्योंकि गर्मी बाहर, अगर नॉर्मली पीटी की क्लास, पीटी पीरियड होते थे जिसमें बच्चे बाहर जाके फिजिकल क्लासेस होते थे, जहां बाहर जाके एक्सरसाइज वगैरह करते, चीजों को अभी के लिए एटलीस्ट अवॉइड किया जाएगा इस भीषण गर्मी के चलते, और एटलीस्ट इन 15 दिनों में उन स्टेप्स को अवॉइड करने के लिए कहा। कल से ये ऑर्डर्स लागू हो जाएंगे। फिर जहाँ पहले कल से छुट्टियां होनी थी, अब बच्चे स्कूल वापस जाएंगे और इस बार पहली बार होगा कि बच्चे स्कूल जाने में ज्यादा खुश होंगे, ना कि घर बैठ के पढ़ाई। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल राजधानी लाइव में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। हिमाचल में मौसम की तपिश के बीच चुनावी पारा भी चढ़ने लगा है। साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। पार्टी प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो के बाद एससी मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से चुनावी माहौल बनाने की जुगत में जुट गई है। धर्मशाला और कुल्लू के बाद अब 27 से 29 मई तक शिमला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन होगा। बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी के राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता शिमला में जुटेंगे और संगठन का आगामी रूपरेखा तैयार करेंगे। हालांकि एबीवीपी के सम्मेलन की ये प्लानिंग पूरी तरीके से आगामी चुनाव को देखते हुए की गई है। पार्टी इस छात्र सम्मेलन का पूरा माइलेज चुनाव में लेने की प्लानिंग में है। वहीं संगठनात्मक फेरबदल के बाद कांग्रेस ने भी चुनावों के लिए सक्रियता बढ़ा दी है। प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू और 4 कार्यकारी अध्यक्षों की ताजपोशी के बाद कांग्रेस चार्ज हुई है। हालांकि 2 सप्ताह पहले तक कांग्रेस चुनावी परिदृश्य से ओझल सी थी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की चुनावी गतिविधियां ही प्रदेश में नजर आ रही थी। अब संगठन के नए कर्णधारों के साथ कांग्रेस भी धरातल पर जोर पकड़ने लगी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से सरगर्मियां, सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर और तीनों ही पार्टियां सक्रिय होती जा रही हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, अगर आप को मैं जानकारी दूं कि हिमाचल में जैसे भाजपा की लगातार बैठकें जारी है, लगातार जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, केंद्रीय नेता है, उनका दौरा लगातार जारी है। पिछले कल ही 3 जगह पर जो है वो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का जो 2 जगह है कुल्लू और धर्मशाला, वहां पे भाजयुमो का अभ्यास वर्ग रखा गया था। हालांकि इस अभ्यास वर्ग में वही इन्हीं लोगों को शामिल किया गया है देश भर से, जिनके आगामी चुनाव में ड्यूटियां लगाई गई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अगर मैं शिमला की बात करूं तो 27 से 29 मई तक शिमला में भी एबीवीपी एक भाजयुमो एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें जेपी नड्डा खुद शिरकत करेंगे। उसके अलावा संबित पात्रा है, तरुण चुग है, अमित मालवीय, बड़े जो नेता हैं वो सारे यहीं पर रहने वाले हैं। इसके बाद की अगर हम बात करें 31 मई को केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने जा रहे हैं, वो जो समारोह है वो भी हिमाचल के शिमला में मनाने का जो प्रदेश की भाजपा सरकार है वो तैयारी कर रही है। तो अगर इस तरह से आप देखेंगे तो भाजपा की जो तैयारियां है, सबसे आगे इस टाइम भाजपा नजर आ रही है, सबसे सक्रिय इस टाइम भाजपा नजर आ रही है। हालांकि जो राजनीतिक रणनीतिकार है उनका ये भी कहना है कि इतनी सक्रियता जो भाजपा दिखा रही है वो कहीं ना कहीं उसमें जो डर है वो भी कहीं ना कहीं शो रहा है, दिख रहा है, क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर तीसरा जो दौरा है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो कहीं ना कहीं खुद ही बहुत कुछ बयान कर जाता है। क्योंकि हिमाचल इतना बड़ा भौगोलिक दृष्टि से इतना बड़ा प्रदेश नहीं है जहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष को 3-3 बार एक ही महीने में दौरे करने पड़े। और इसके अलावा भी 1 महीने में अभी शिमला का इसके बाद दौरा है, 31 मई का द्वारा से दौरा होना है। तो आप ये मान सकते हैं कि 5 दौरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ही हिमाचल को 1 महीने में हो गए हैं। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो मैंने जैसे पहले भी कहा था कि संगठनात्मक जो बदलाव था उसके बाद कांग्रेस हल्की सी उसमें जान आई है, वो थोड़ा सा दिखना शुरू हुई है। एक आधे धरना प्रदर्शन अभी उन्होंने बड़े स्तर पर किया है। हालांकि अगर हम इस आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी अभी जो बड़े स्तर के जो समारोह है उनसे तो खैर गुरेज कर रही है, लेकिन लगातार प्रदेश की जो भाजपा सरकार है उन पर वो हमलावर है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। जी ठीक है। और तमाम जो तीनों पार्टियां हैं वो जिस तरीके से सक्रियता बढ़ाती जा रही है, इसी बीच एबीवीपी का सम्मेलन होने जा रहा है, उस सम्मेलन को लेकर क्या कुछ जानकारी? जी अगर मैं आपको बताऊं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हाँ, एबीवीपी का जो ये सम्मेलन है, ये भी आपको जानकारी दूं कि राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मेलन, इसी तरह के जो सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, इसमें जो है उन्हीं जो ये प्रशिक्षण वर्ग टाइप है, ये इसमें प्रशिक्षित किया जा रहा है। आने वाले चुनावों को ज्यादा से ज्यादा जो फोकस है वो आने वाला विधानसभा चुनाव है, उसको देखकर भाजपा ये तैयारियां अपने युवा साथियों से करवा रही है कि विधानसभा चुनाव में किस तरह से जाना है, किस तरह से विपक्ष को टक्कर देनी है, किस तरह से विपक्ष
पक्ष के जो तथ्य है उनको काटना है। तो ये इस तरह का तमाम जो ये है वो अभी से जो प्रशिक्षण वर्ग है वो भाजपा लगातार इस तरह के प्रशिक्षण वर्ग अपने अग्रणी संगठनों के लिए आयोजित कर रही है, ताकि आने वाले चुनाव में जो उनका जो युवा है वो पूरे जोश के साथ और पूरे तैयारियों के साथ मैदान में उतरे। ठीक है, तमाम ओर से, तीनों पार्टियों की ओर से तैयारियां लगातार जारी है। कांग्रेस का जमीनी स्तर पर जिस तरीके से जोर पकड़ने लगी है अब कांग्रेस, उसको लेकर क्या कुछ अहम जानकारी? क्योंकि पहले कांग्रेस की ओर से कोई भी ऐसी सक्रियता सामने नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही संगठन में बदलाव हुआ तो कांग्रेस भी अब जमीनी स्तर पर जोर पकड़ने लगी है। बिल्कुल, पहले से अगर हम बात करें तो कांग्रेस बिल्कुल ही सुप्तावस्था में नजर आ रही थी, हिमाचल में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। इक्का दुक्का अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी इनका नेता जो सक्रिय नहीं था। इसके बाद जो लगातार लोगों का मानना था, कार्यकर्ताओं का मानना था, वो ये था कि संगठनात्मक बदलाव उनको चाहिए था। और उपचुनाव में जो जीत मिली थी उसके बाद जो कार्यकर्ताओं में जो जोश था कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं खो सा गया था, क्योंकि उनका कहना था कि संगठन में बदलाव नहीं हो रहा है, जो चीज वो चाह रहे हैं वो वैसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही संगठन में बदलाव किया गया, विभिन्न जो क्षेत्र है, विभिन्न विधानसभा क्षेत्र है, उनको तरजीह दी गई। तो अभी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस कहीं ना कहीं काफी आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि अभी बहुत ज्यादा उनको बहुत पीछे उनकी जो तैयारियां हैं भाजपा से बहुत ज्यादा पीछे, लेकिन फिर भी जो बिल्कुल कांग्रेस परिदृश्य से बिल्कुल ओझल थी वो कहीं ना कहीं नजर आने लगी। प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए, धरना प्रदर्शन के जरिए वो लगातार आक्रामकता सरकार पर बनाने लगी है, सरकार पर दबाव बनाने लगी है। इसी को अगर हम ध्यान में रखें कि कांग्रेस की कांग्रेस में इतना जो तेजी आई है संगठन में जो बदलाव के बाद, वो भाजपा को भी कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। भाजपा को इस वक्त तक लग रहा था कि कांग्रेस कोई टक्कर नहीं देगी, तो इसलिए वो भी अपनी तैयारियां इस तरह से कर रहे थे। लेकिन अब जो देखने में आ रहा है, भाजपा सबसे ज्यादा जो इस वक्त हिमाचल का जो मिशन रिपीट है, सबसे ज्यादा दबाव में अगर हम कहें तो भाजपा ही है इस वक्त मिशन रिपीट के लिए, और वो लगातार इसके लिए तैयारियां भी कर रही है। ठीक है, बीजेपी भी लगातार तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी का क्या फिलहाल देखा जा रहा है? जी, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, काफी जोश खरोश के साथ यहाँ पर उतरी हैं हिमाचल में। ये पहला उनका चुनाव है विधानसभा। हालांकि उन्होंने पहले कहा था कि नगर निगम चुनाव भी वो लड़ेंगे, लेकिन नगर निगम चुनाव हालांकि अभी यहाँ पे कुछ हाईकोर्ट में मामला लंबित है। उसके बाद अगर वो निर्णय आता है हाईकोर्ट का और नगर निगम के चुनाव हो पाते हैं, तो सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि विधानसभा चुनाव से पहले अगर नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी उतरती है तो किस तरह की तैयारियों के साथ उतरती है, क्योंकि 41 वार्ड है शिमला के और शिमला सबसे अहम माना जाता है। नगर निगम चुनाव इसलिए भी अहम दोनों सत्ता दल के लिए और जो विपक्षी दल है उनके लिए अहम होता है, क्योंकि जो भी इसमें बढ़त बनाता है वो ही सत्ता के करीब माना जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के पिछले दिनों, हालांकि उन्होंने साफ तौर पे नहीं कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरगोशियां अब चल पड़ी हैं कि आम आदमी पार्टी जो है जो नगर निगम चुनाव है शिमला के उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगने लगा है कि अगर नगर निगम चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है तो जनता के सामने विधानसभा चुनाव में उनके लिए एक चुनौती बड़ी खड़ी हो सकती है। तो हालांकि आने वाले दिन बताएंगे कि नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी भाग लेती है कि नहीं, लेकिन अभी जो जमीनी स्तर की अगर हम बात करें तो जमीनी स्तर पर बड़े कार्यक्रमों से गुरेज करते हुए आम आदमी जो पार्टी है वो लगातार हिमाचल में सक्रियता बनाए हुए हैं, लगातार भाजपा और कांग्रेस के लोगों को तोड़ रही है। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। उत्तराखंड के वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट तैयार करने को लेकर शीर्ष स्तर पर कवायद शुरू हो गई है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल नैनीताल और देहरादून में संवाद कार्यक्रम के माध्यम से स्टेक होल्डर के साथ चर्चा करेंगे। संवाद कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष और अपर सचिव स्तर के अधिकारी प्रतिभाग करेंगे। विभागीय सचिवों की ओर से यह सुनिश्चित करने को पत्र भेजा गया है। नैनीताल में बजट को लेकर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नैनीताल क्लब में प्रस्तावित इस कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को दी गई है। दोबारा सत्ता में आई धामी सरकार ने विधानसभा में लेखानुदान पारित किया था।
अब सरकार विधानसभा के पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी में है। राज्य में हर बार बजट पेश होता है, इसलिए स्टेक होल्डर्स की शिकायत रहती है कि उनके सुझाव नहीं लिए गए। चुनिंदा स्टेक होल्डर के सुझाव लिए गए तो उनकी शिकायत रही कि उनको बजट में शामिल नहीं किया गया और इस बार सरकार इस धारणा को पूरे तरीके से समाप्त करने जा रही है। इसलिए देहरादून और नैनीताल में प्री बजट स्टेक होल्डर कंसल्टेशन प्रोग्राम तय किया गया। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में स्टेक होल्डर प्रोग्राम जो है वो उसका आयोजन आज किया जा रहा है और क्योंकि बजट जो है उसको पेश करने के लिए बजट पेश करने का समय आ गया है वित्तीय वर्ष 2022-23 का, इसलिए शीर्ष स्तर पर कवायद इसको लेकर शुरू हो गई है। और इसी बीच वित्त मंत्री जो है वो देहरादून में संवाद कार्यक्रम रख रहे हैं और ये संवाद कार्यक्रम स्टेक होल्डर के साथ चर्चा उसमें संवाद कार्यक्रम में करेंगे वित्त मंत्री, क्योंकि जिस तरीके से स्टेक होल्डर की हर बार ये एक शिकायत रहती है कि उनको बजट में शामिल नहीं किया गया और बजट से पहले उनसे कोई राय मशवरा नहीं किया गया है। इसलिए इस बार ये संवाद कार्यक्रम रखा जा रहा है जिसमें स्टेक होल्डर से वित्त मंत्री बजट को लेकर बात करेंगे और उसके बाद अब बजट को तैयार किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नैनीताल से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल बजट को लेकर जिस तरीके से संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कुछ अहम जानकारी? मुस्कान, देखिए 2022 और 23 का वित्तीय वर्ष का बजट पेश होना है। नई सरकार बन चुकी है उत्तराखंड के अंदर। धामी 2.0 सरकार दोबारा से सत्ता पे आई है। जनता ने भरोसा जताया है और अब ये भरोसा जनता का पूरा करना है। वो विश्वास जनता ने जो बीजेपी पे जताया है, उस विश्वास को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे पुख्ता करना है आने वाले समय के लिए, उसके लिए ये जो आम बजट है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यही कोशिश कर रहे हैं कि इस वित्तीय वर्ष में जो बजट पेश होना है उस पे उत्तराखंड के अंदर जो तमाम तरह की दिक्कतें हैं वो दिक्कतें लोगों को ना हो। बजट में ऐसी चीजें रखी जाएं जिससे लोग कहीं ना कहीं राहत महसूस हो, क्योंकि बढ़ती महंगाई ने सबके यहाँ पर कमर तोड़ दी है। घरेलू महिलाएं परेशान है, गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और वहीं राज्य की आय कैसे बढ़ाई जाए उसको लेकर के लगातार धामी सरकार कार्य कर रही है। उसको लेकर के उच्च स्तर पर यहाँ पर कार्य शुरू भी हो चुका है। यहाँ पर जो बात की जाए आम बजट पेश करने को लेकर के तमाम तरीके से अब कार्यवाही शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्री यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं। गढ़वाल मंडल में बैठक की जा रही है। आज कुमाऊं मंडल के नैनीताल में यहाँ पर बैठक होनी है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर आने वाले हैं। वित्त मंत्री यहाँ मौजूद रहेंगे और तमाम यहाँ पर संगठन और जो उत्तराखंड की आय को प्रभावित करते हैं चीजें, पर्यटन से जुड़ी चीजें हो, उन सभी एसोसिएट को, उन सभी संगठन को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। बजट में यहाँ पर किस तरह की चीजें होनी चाहिए उन सभी की राय ली जाएगी। और सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड की आय में जो महत्वपूर्ण योगदान करते हैं स्टेक होल्डर्स, जो लंबे समय से यहाँ पर हर बजट में कहीं ना कहीं उनकी शिकायत रहती है कि उनको बजट में शामिल नहीं किया जाता और जो चुनिंदा लोगों को शामिल किया जाता है उनकी बातें कहीं ना कहीं उसमें नहीं रखी जाती हैं। उसको लेकर के भी यहाँ पर आज प्री बजट स्टेक होल्डर कंसल्टेंस प्रोग्राम रखा गया, जिसके तहत तमाम स्टेक होल्डरों को यहाँ बुलाया जाएगा और उनसे लगातार राय लेने की बात यहाँ पर की जा रही है। और तमाम तरीके से कहा जाएगा जिला पंचायत अध्यक्ष जो यहाँ पर कुमाऊं के अंदर जितने भी जिले हैं उनके जिला पंचायत अध्यक्ष को बुलाया जा रहा है, मेयर को बुलाया जा रहा है। आम जनता तक बीजेपी सरकार कैसे पहुंचे, कैसे राहत दी जाए, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं आम बजट पेश होना है। उसको लेकर के धामी सरकार यहाँ पर प्रतिबद्ध नजर आ रही है और पूरी तरीके से कहा जाएगा धामी सरकार के द्वारा कवायद की जा रही है। गढ़वाल मंडल को अलग स्थान दिया गया है, कुमाऊं मंडल को अलग स्थान दिया, उसको लेकर के यहाँ पर आज बैठक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी का आज रात्रि विश्राम यही नैनीताल में होने जा रहा है। ठीक है, रात्रि विश्राम नैनीताल में होगा, लेकिन इसमें जो पूरा कार्यक्रम होगा इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं? स्टेक होल्डर्स की ओर से किस किस को बुलाया गया है और सरकार की ओर से कौन कौन शामिल होंगे? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो विभाग हैं उसके सभी विभागाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिला अधिकारी यहाँ मौजूद रहेंगे
और वित्त मंत्री की बात की जाए वो यहाँ मौजूद रहेंगे। प्रदेश के कई मंत्री यहाँ पर मौजूद रहने की आशंका जताई जा रही है। खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर रहने वाले हैं और स्टेक होल्डर जो लगातार शिकायत कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं विशेष स्थान दिया गया है। उनकी बातें सुनने के लिए, उनकी चीजें सुनने के लिए कि आम बजट में उनका किस तरीके से भागीदारी होगी, उन सभी चीजों को लेकर के बाकायदा उनके लिए कार्यक्रम रखा गया है और उस कार्यक्रम के तहत लगातार स्टेक होल्डर की बात सुनी जाएगी। बजट में उनकी चीजों को सम्मिलित करने के लिए यहाँ पर कवायद की जा रही है, क्योंकि स्टेक होल्डर लगातार एक जोखिम भरा कार्य कहीं ना कहीं कर सकते हैं और जो बिजनेस वर्ल्ड में उनकी एक अहम योगदान होता है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर जो तमाम सिटकुल हो, पिटकुल हो, उसमें किस तरीके से कार्य होना है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सुनिश्चित किया जाना है। मुख्यमंत्री का लगातार यही उद्देश्य है, क्योंकि अभी यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि जो उनकी व्यवस्था है, उपचुनाव भी उत्तराखंड के अंदर होने हैं, मुख्यमंत्री को जब दिखाना भी है कि किस तरह से मुख्यमंत्री लगातार कार्य कर रहे हैं और जो जनता ने यहाँ भारी बहुमत दिया है बीजेपी सरकार को, उस पर भी कहीं ना कहीं खरा उतरना है। तो एक तरीके से कहा जाएगा कि आज नैनीताल में पूरा लेखा जोखा बनाया गया है, तैयारियां लगातार यहाँ पर की जा रही हैं। शाम को करीब 4 बजे के समय यहाँ पर हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, उसके बाद यहाँ पर बैठक ली जाएगी, रात्रि विश्राम उनका यहीं रहेगा। कल उनको उधमसिंह नगर में उनके कार्यक्रम यहाँ पर लगाए गए हैं और संभवतः वो कल शाम चंपावत जा सकते हैं और रात्रि विश्राम चंपावत कर सकते हैं, लेकिन इस बीच जो उनके कार्यक्रम होंगे वो बजट से जुड़ी चीजों को लेकर के होंगे नैनीताल में और पूरी तरीके से बजट पे कहीं ना कहीं फोकस किया जा रहा है और आम बजट को लाने की तैयारी की जा रही है। उसमें लोगों को राहत कैसे दी जाए, इस पे कहीं ना कहीं धामी सरकार का विशेष ध्यान है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि जब से भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई है और कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए कोशिशें शुरू की है, तब से जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। गुरुवार को आतंकियों ने बडगाम के चडूरा तहसील इलाके में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या कर दी। राहुल भट्ट की सरकारी कर्मचारी वो थे। राहुल भट्ट के घर वालों का कहना है कि वो 2 साल से आतंकी हमलों के खतरे को भांपते हुए अपनी पोस्टिंग कहीं और करवाना चाह रहे थे, लेकिन उनके तबादले की अर्जी पर ध्यान नहीं दिया गया। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र से शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की बीजेपी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाए कि वे कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के सवालों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। संजय राउत ने मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात हो रही थी, यह मोदी सरकार का मुख्य एजेंडा था। इसके लिए 370 हटाया गया, जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया। 7 साल कितनों की घर वापसी हुई पता नहीं, लेकिन जो वहां रुके थे उनको भी रहने नहीं दिया जा रहा है। उनकी हत्याएं हो रही है, उन्हें भगाया जा रहा है। बार बार पाकिस्तान की तरफ उंगली मत उठाइए। इन हमलों को रोकने के लिए, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं ये बताइए। मुझे लगता है गृह मंत्री को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए, ये संजय राउत ने कहा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से अब ये बात सामने आई है, संजय राउत ने अपना बयान दिया कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर, क्या कुछ अहम जानकारी? संजय राउत ने को लेकर आक्रामक दिखाई दिए, उसमें ये सच्चाई जरूर है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा और कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए ही धारा 370 हटाई गई थी, जिसको बीजेपी ने एक प्रोपोगंडा के तहत बताया कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन जब से धारा 370 हटाई गई है, तब से न वहाँ कश्मीरी पंडित सुरक्षित है, न अन्य लोग सब सुरक्षित है।
ऐसे में संजय राउत का सीधे तौर पर बयान है कि सरकार को इस विषय में गंभीरता से लेना चाहिए। जिस तरह से सरकार ने धारा 370 हटाने के बाद एक कहा था कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित सुरक्षित रहेंगे, उनकी घर वापसी होगी, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों एक कश्मीरी पंडित की हत्या की गई, जो सरकारी कर्मचारी था, उसने पहले भी एक पत्र देकर अपने तबादले की बात कही थी, क्योंकि उसे मालूम था कश्मीरी पंडितों के ऊपर खतरा है और उसने अपने खतरे को भांप लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी वहां के मंत्रियों ने, वहां के लोगों ने उस पूरे मामले पर विचार नहीं किया, लिहाजन उसकी मौत हो गई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है, क्या कुछ करने वाली, इस तरह का बयान संजय राउत ने दिया है। ठीक है, इसको लेकर राजनीति लगातार तेज हो रही है। संजय राउत ने ये तक कहा कि वहां पर जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, तबादले की अर्जी पहले से 2 साल पहले से दी गई थी, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया। इसको लेकर भी बीजेपी सरकार पर तंज कसा उन्होंने। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म बनी थी, उस दौरान थिएटर में लाने के दौरान तमाम बीजेपी नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे थे कि वह कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएंगे, कश्मीरी पंडितों को घर वापसी के लिए एकजुट हो जाएंगे, कश्मीरी पंडितों को के जो नुकसान हुआ है उनके लिए कुछ करेंगे, उनके परिवार के लिए कुछ करेंगे। लेकिन लगातार कश्मीरी पंडितों पर आज भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। लिहाजा संजय राउत को एक मौका मिला, उसी मौके के साथ संजय राउत ने अब एक बार फिर से आक्रामकता दिखाई है और सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह जी, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। हनुमान चालीसा पढ़ने से देश का भला नहीं होगा, बल्कि कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ योजना बनाइए, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाइए। जी ठीक है, जिस तरीके से संजय राउत ने ये बयान दिया, इसको लेकर बीजेपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, बीजेपी की तरफ से पहले भी ये कहा जा चुका है कि कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और उस पर विचार कर रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार कश्मीरी पंडितों पर हमला हो रहा है, उसको लेकर कहीं कहीं सरकार की यह बातें बिल्कुल दरकिनार किया जा सकता है, क्योंकि सरकार ने जो वादा किया था उस तरह से नहीं। अब धारा 370 हटाने के बाद भी इस तरह की अगर स्थिति बनती है तो जहाँ तक यह माना जा रहा है कि आतंकवादी संगठन धारा 370 से भी मजबूत है और वो लगातार अपने मंसूबों को बढ़ाए जा रहे हैं। तो लिहाजा इसमें सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, खासकर केंद्र सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। हालांकि महाराष्ट्र में ये कहा जाता है कश्मीरी पंडितों को लेकर महाराष्ट्र सरकार सजग है और सतर्क है और महाराष्ट्र सरकार हमेशा शुभचिंतक है, लेकिन जिस तरह से कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं उसको लेकर केंद्र सरकार को आगे आकर कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का जिम्मा लेना चाहिए और उनके लिए कोई कानून व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं, क्योंकि जिस तरीके से 370 हटाई गई थी उसके बाद कहा गया था कि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वसन वहां पर किया जाएगा। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और तबादले की अर्जी अगर दी जाती है तो उस पर भी विचार नहीं किया जा रहा है। 2 साल पहले तबादले की अर्जी दी गई थी, अगर उस पर विचार होता तो शायद राहुल भट्ट आज जीवित होते। बिल्कुल, देखिए जिस राहुल भट्ट की हत्या हुई है, अगर उस पर गंभीरता से अमल किया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी, क्योंकि उसने पहले भी अर्जी दी थी कि उसके जान को आतंकवादी खतरे का एहसास है। लिहाजा उसने इसीलिए पत्र दिया था कि उसे तुरंत तबादला कर दिया जाए, क्योंकि लगातार वो आतंकवादियों को घेरे में आते हैं। अब ऐसे में अगर इस मामले पर विचार किया गया होता तो शायद आज वह हमारे बीच रहते हैं, लेकिन अब नहीं है। लिहाजा इस पर एक गंभीरता का आरोप भी लगता है कि किस तरह सरकार धारा 370 हटाने के बाद भी गंभीर है, कश्मीरी पंडितों को लेकर कितना गंभीर है, कश्मीरी पंडितों की पुनर्वसन को लेकर कितना गंभीर है, इससे साफ जाहिर होता है। इसी लिहाज से कहीं कहीं विरोधियों को यह मौका मिल रहा है कि विरोधी जो है बीजेपी के ऊपर उंगली उठाए और अपना जो है निशाना सही सटीक लगाए। ठीक है, सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र में तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, क्या किसी और बड़े नेता की प्रतिक्रिया सामने आई इसी को लेकर? देखिए, संजय राउत कल देर शाम उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है। लिहाजा सुबह ही बीजेपी के नेता राम कदम ने अपनी आवाज रखी थी। उन्होंने कहा था औरंगजेब के जो है कब्र पे जिस तरह से ओवैसी ने चद्दर चढ़ाई है, क्या महाराष्ट्र सरकार का भी सभा होने वाली है? महाराष्ट्र सरकार की तरफ से क्या उद्धव ठाकरे भी वहां जाकर कब्र पर जो है
चद्दर चढ़ाएंगे, तो सीधे तौर पर संजय राउत ने भी इस पर अपना जवाब कड़ा अख्तियार करते हुए दिया। संजय राउत ने कहा कि कब्र पर चद्दर चढ़ाने वाले ये मत भूलो कि एक दिन आपको भी कब्र में जाना होगा। लिहाजा उन्होंने सीधे तौर पर ओवैसी को घेरा है और कहा है कि औरंगजेब एक आक्रामकता वाला व्यक्ति था, ऐसे में उसके खिलाफ हमारी शिवसेना सरकार रही है और शिवसेना जो है इस तरह से औरंगजेब के कब्र पर चद्दर नहीं चढ़ाएगी बल्कि मुंहतोड़ जवाब देगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी आक्रामकता दिखा रही है, बीजेपी को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि वोट बैंक के लिए, राजनीति के लिए हिंदुत्व का मुद्दा लेकर बीजेपी चल रही है और शिवसेना न सिर्फ शान ओढ़ के और नारियल लेकर जो है हिंदुत्व का मुद्दा दिखाने हो, बल्कि कर्मों से अपना हिंदुत्व का मुद्दा बताने की ताकत रखती है शिवसेना। ठीक है, इसी के साथ हनुमान चालीसा विवाद को लेकर भी संजय राउत ने बयान दिया, क्या कुछ कहा? देखिए, हनुमान चालीसा को लेकर लगातार विवाद जारी है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार हनुमान चालीसा के बीच में अटकी हुई है। अब ऐसे में हनुमान चालीसा करने से कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा नहीं होगी, बल्कि कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के खासकर गृह मंत्री अमित शाह को इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करना होगा और ये देखना होगा कि आखिर कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा और उनके पुनर्वसन के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।